आज की क्लास में हम अरिथमेटिक और एडवांस के सारे फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। ये ऐसे की पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जिससे कि आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है, क्योंकि हर पॉइंट पे ध्यान दिया गया है अच्छे तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जब भी इवन नंबर को इवन से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको हमेशा इवन मिलेगा। जैसे 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 8 48। अर्थात इवन को इवन से गुना करेंगे तो इवन होगा, ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड होगा, ऑड को इवन से गुना करेंगे तो इवन, ऑड को ऑड से जोड़े अथवा घटाएं तो इवन ही प्राप्त होता है। इवन में इवन जोड़े अथवा घटाएं इवन ही प्राप्त होता है। ऑड में इवन जोड़े अथवा घटाएं ऑड ही प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट है। चलिए पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, पूछेगा एग्जामिनर जैसे कि 1 से 50 तक की संख्या में कितने प्राइम नंबर है? तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46। 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168। चलिए नोट पॉइंट में कुछ की पॉइंट दिया गया, उसको उस पर ध्यान देते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है? सबसे छोटी एक मात्रा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्याएं होती है, लेकिन 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम है, अर्थात बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 3। चलिए अगला पॉइंट ट्रिक भी है एक, जैसे कि 442 232 232 1। इसका मतलब क्या है? एक 0 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर का ये एक फॉर्मूला है। जैसे 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 4 होंगे। 10 से 20 तक 4 होंगे। 20 से 30 तक 2 होंगे। उसी प्रकार 232 1 में आप अप्लाई कर सकते हैं उससे आगे। चलिए को प्राइम नंबर क्या होता है वो देखिए। को प्राइम नंबर को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। यह क्या होती है? वह संख्या जिसका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे कि 2 3 का HCF क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा। 5 9 का 1 होगा। 11 13 का क्या होगा? 1 होगा। ऐसी ही जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होता है तो वह को प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या समग्र संख्या, एक ही बात है। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट etc। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं पूछी जाए या समग्र संख्याएं पूछी जाए तो क्या होती है? 6 4 मिस्टेक हो गया, 4 होता है वैसे, हाँ 4। सबसे छोटी विषम समग्र संख्या या भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो क्या होता है? 9 होता है। चलिए आगे, आपको स्क्वायर और क्यूब कहां तक याद करना है इस पे ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप एक नजर में। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। साथ में 31 35 39 41 46 का भी आप क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे, विभाज्यता का नियम। ये क्या होता है इसको देखिए। अच्छा, विभाज्यता का नियम अगर 2 वाला पूछे तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 2 का मल्टीपल 2 4 8 16 32, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो इसके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? तो इसमें एक बात पे ध्यान दिया जाता है कि पावर कितना है। देखिए 2 पर पावर 1 मतलब क्या होता है? 2। पावर कितना है? 1 है ना। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? 4 का विभाज्यता नियम क्या है? 4 क्या कहते हैं? 2 पर पावर 2। क्या कहा जाता है? 2 पर पावर
2, अर्थात किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से अगर विभाजित है तो वह पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 8 बोले, 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 पर पावर 3। यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, मिस्टेक से 4 लिख दिए हैं। चलिए इसी प्रकार चलते जाएंगे, 2 पर पावर n है, जैसे कि 2 पर पावर n, यह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या जिसका आखिरी n अंक 2 पर पावर n से विभाजित हो, वह संख्या 2 पर पावर n से विभाजित होगी। चलिए आगे, अब 2 वाला तो हो गया। 3 और 9 का एक ही रूल है, क्या है कि आखिरी n अंक, वो मिस्टेक, वो 2 पर पावर n वाला है ना, ठीक। 3 और 9 का एक ही रूल है, क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और 9 का संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 और 9 में एक ही रूल लगता है। चलिए एक पॉइंट और है, ये इस पे ध्यान दिया जाए। 3 अंकों की संख्या 2 बार की पुनरावृत्ति या 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति या 1 अंकों की संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात जैसे कि 21, 21, 21 किससे विभाजित होगी, ये 7 से। 62 नहीं, 623, 623 किससे विभाजित होगी, 7 से, क्योंकि 3 अंकों की संख्या दोहराई गई, ठीक। 1 अंकों की संख्या 6 बार दोहराई गई तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। चलिए आगे, अब 5 का, 5 क्या कहता है, 5 वाला रूल, 5 और 5 का पावर वाला रूल एक ही, जैसे 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 3 125। अगर ऐसी संख्याएं हो तो इसको सॉल्व करने का या इसके विभाज्यता का नियम आसानी से हम जांच कर सकते हैं। जैसे कि 5 आखिरी अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो। अर्थात हम ये भी कर सकते हैं यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से विभाजित होगा तो पूरी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या, जैसे कि दूसरा बात है 25 वाला, जैसे दूसरा नंबर का देखिए 25 है ना, ठीक। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2। यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 25 से विभाजित है तो पूरी संख्याएं 25 से विभाजित हो जाएगी। हमें पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है 25 में, हमें आखिरी 2 अंक अगर हम देख लें कि वो 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अगला 125, यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 125 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। चलते हैं अब आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, इस पे ध्यान देना है। जैसे कि 6, 12, 24, 28, 36, 72, 88 डॉट 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 etc, ऐसा कोई भी नंबर हो, ठीक है, विभाज्यता का नियम जांच करना हो तो उसमें क्या करते हैं, इस कंडीशन में जब हमें इस सब का तो रूल पता नहीं है लेकिन हम सब कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए, इन नंबर का सहभाज्य ढूंढें। अभी आपको तुरंत बताया गया सहभाज्य क्या होता है, वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो वह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या होता है, बस वही करना है। जितने भी नंबर है यहाँ पे 6, 12, 24, 28, 36, 72, 88, 91, कुछ भी नंबर हो तो उसमें अगर आपको इन नंबर का सहभाज्य मिल गया तो समझिए आगे क्या करते हैं आप। देखिए, इन नंबर का सहभाज्य ढूंढें, अगर संख्या सहअभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो उस संख्या से भी विभाजित होगी। अर्थात जैसे कि 6 है, 6 के सहअभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 और 3। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब ये है। 12 है, जैसे कि 12 का सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, 4 और 3। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। 24 है, जैसे कि 8 या 24 सहअभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यदि कोई संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 24 से भी विभाजित होगी। बस यही आपको चेक करना है। आगे 28 में भी 7 चौक 28 कर सकते हैं, 36 9 चौक 36, 72 है तो 8 9 72, 88 है तो 11 88, अगर 91 रहता तो 13 7 91। कोई भी सहअभाज्य गुणनखंड ढूंढे
उसकी विभाज्यता का जांच कर लें, बस आसान हो जाएगी। चलिए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब 7, 11 और 13 का रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11, 13 का एलसीएम अगर निकालते तो वो होता है 1000 या 1000 का रूल, एक ही चीज है। देखो, यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार दोहराई जाए, जैसे में 47, 479, 479, 789, 789, 656, 656, तो यह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमको चेक करना है कि क्या यह संख्या विभाजित है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम कि 3-3 अंकों का पेयर बना लें और उसे आपस में घटा दें। जैसे कि मेरे पास है 380, 247 है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम? देखिए, 3 अंकों का पेयर बनाइए तो एक 380 एक साइड, 247 एक साइड कर दीजिए, दोनों पेयर को आपस में घटाइए। 380 में 247 घटाएंगे कितना होगा? 133। अब चेक कीजिए कि 133 7 से विभाजित है, हाँ विभाजित है। 11 से विभाजित है, नहीं 11 से विभाजित नहीं है। 13 से विभाजित है, ये 133 नहीं है। तो ये संख्याएं 380, 247 केवल 7 से विभाजित है, 11 और 13 से विभाजित नहीं है। यही होता है 7, 11, 13 के विभाज्यता का नियम। चलो आगे। अगला, 2 अंकों की संख्या 2 बार दोहराई जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? हमेशा 101 से। यदि 2 अंकों की संख्या 2 बार दोहराई जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 101 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 65, 65, 25, 25, ये किससे विभाजित होगी? 101 से। तीन अंकों की संख्या 2 बार दोहराई जाए तो वह किससे विभाजित होगी? हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा। जैसे 656, 656, 214, 214, यह किससे विभाजित होगी? 1001 से। यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार दोहराई जाए तो वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराया जाए तब वह संख्या 10,101 या 3, 7, 13, 37 से विभाजित होगी। जैसे में एग्जाम्पल में 14, 14, 14, ठीक। यह संख्या 10,101 से पूर्णतः विभाजित है और 3, 7, 11, 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित है। अगला एक एग्जाम्पल देखिए, 6 अंकों की संख्या 474 x 4y 3, 7, 13, 37 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान होगा। अभी आपको तुरंत बताया गया है कि 3 अंकों की संख्या जब दोहराई जाती है तभी वह 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या 3, 7, 13, 37 से विभाजित है। इसका मतलब है अगर पहला 3 संख्या 474 है तो अगला 3 संख्या भी 474 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 474 7 474 x 4 y है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। या 1 मिनट मिस्टेक हो गया है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कि सॉरी 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराया जाए ना तभी वह संख्या 3, 7, 13, 37 और 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहरा देना, सिर्फ 47 है ना। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे? 7 रखोगे। फिर यहाँ पे 4 है तो y की जगह पे क्या रखोगे? 7 रखोगे, तभी तो 47, 47, 47 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ठीक है, तो x की जगह पे 7 आ गया, y की जगह पे 7 आ गया, दोनों को जोड़ दो 14 हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित है? तो 1 से 100 का के बीच की बात की जाए तो पहला संख्या क्या होगा? 2, दूसरा संख्या 4, तीसरा संख्या 6 डॉट 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 1000 से 2 कम 98। यह संख्या 2 से विभाजित है। अगर पूछे कि यह कितना संख्या है, पूछ रहा है ना कितना संख्या है, तो फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है? n बराबर n क्या होता है? कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे संख्याओं के बीच का अंतर, बटे संख्याओं के बीच का अंतर।
या तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं जो संख्या विभाजित होती है, किससे विभाजित हो रही है? 2 से, तो नीचे में लिख देंगे 2 प्लस 1। लास्ट संख्या क्या है? 98। फर्स्ट संख्या क्या है? 2। असंख्या के बीच का अंतर वही जिससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित है तो बीच में अंतर तो 2 होगा। जैसे यहाँ देखें 2 4 6 8 10, बीच में अंतर कितने का है? 2 का, बटे 2 कर देंगे प्लस 1, कितना हो जाएगा? 49। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है, जिस संख्या से विभाजित हो रही है तो उन सभी संख्याओं के बीच का अंतर भी वही संख्या होता है। जैसे कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उन सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 5। जैसे कि 5 10 15 हम बोले तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 5 है। चलिए अगले पॉइंट पे। ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n अगर हो तो यह किससे विभाजित होगी? यदि n विषम हो, यदि n विषम हो तो यह हमेशा a प्लस बी से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? हमेशा a प्लस बी से। a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो तो यह किससे विभाजित होगी? यदि n विषम हो तो ही बात है, यह किससे विभाजित होगी? a माइनस b से विभाजित होगी। a पर पावर n प्लस माइनस b पर पावर n, यदि n इवन हो तो यह हमेशा किससे विभाजित होगी? a प्लस बी और a माइनस बी, यह दोनों से विभाजित होती है। या हम बोल सकते हैं a प्लस बी से भी यह विभाजित होगी, या a माइनस बी से विभाजित होगी, या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। अगला पॉइंट, a प्लस 1 पर पावर n बटे a बराबर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। जहां n इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस 1 पर पावर n बटे a हो तो n का कुछ भी मान हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो हमेशा इसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 8 पर पावर क्या है? 23 बटे 7, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट अब पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या में नो चेंज, कोई भी उसका इकाई अंक यही रह जाता है, 0 1 5 6 ही रह जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या पर कुछ भी पावर हो, नो चेंज, यही रह जाता है, 0 1 5 6 ही रख देंगे उस संख्या के इकाई अंक पे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 4 हो और पावर सम हो तो इकाई अंक उस संख्या का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, अगर उस पर पावर विषम हो तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उस पर पावर सम हो तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, अगर उस पर पावर विषम हो तो उस संख्या की इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चार पर पावर हम 2 बोलते हैं तो इसका स्क्वायर किया तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। 4 पर पावर चलिए 4 कर देते हैं, क्या आ जाता है? 256, क्या आ गया? 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, हम वही तो बोलना चाह रहे हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर उस पर सम हो तो हमेशा इकाई अंक क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 4 हो, पावर भी सम हो तो उस संख्या का इकाई अंक 4 ही रह जाता है। जैसे कि 4 पर पावर 3 भी बोल दिए, कितना हो जाता है? 64। इस संख्या का इकाई अंक क्या हो गया? 4 ही तो हो गया। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार आप 9 में भी लगा सकते हैं, जैसे कि 9 पर पावर हम 1 बोलते हैं या 9 पर पावर 3 बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला बात है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, क्या हो? 9 और पावर उस पर विषम हो तो इकाई अंक 9 ही रह जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर विषम हो तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729। इस संख्या का भी इकाई अंक क्या हो गया? 9। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर विषम हो तो हमेशा इकाई अंक क्या हो जाता है? 9 हो जाता है।
चलिए 9 पर पावर अगर हम 2 बोलते हैं, 9 पर पावर 2 का मतलब कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर सम हो, तो इकाई अंक कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। समझ गए? चलिए अगले पॉइंट पे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो इसके पावर को 4 से भाग दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो उस संख्या के पावर को 4 से भाग दिया जाता है। अगर शेषफल 0 हो तो पावर को क्या रखा जाता है? 4। अगर शेषफल क्या हो? 0 हो तो पावर को क्या रखा जाएगा? 4। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं हो, अगर शेषफल 0 नहीं हो तो शेषफल जो आएगा वही पावर रख देंगे। चाहे शेषफल 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, जो भी शेषफल आ जाए वही पावर पे रख देंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये सबको पता है। शेषफल यही जो बच जाता है, थोड़ा बहुत जो नीचे बच जाता है ना, उसी को कहते हैं शेषफल। इसका एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। यदि किसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचता है। उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीखिए कैसे होता है। नोट पॉइंट में एक बात को समझिए, यदि किसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो संख्या, देखिए यहाँ पे शेषफल ही भाज्य बन जाता है। शेषफल ही क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। या बोल सकते हैं हम शेषफल ही वह संख्या बन जाती है। शेषफल ही वह संख्या बन जाती है। यही है इसका मेन पॉइंट। शेषफल ही क्या बन जाती है? भाज्य बन जाती है। अब किसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है? 5। ये 5 क्या है आपका? भाज्य। क्योंकि बोले ना, जो शेषफल ही भाज्य बन जाता है। भाज्य को कहाँ रखा जाता है? बीच में। देख लीजिए, तो यहाँ पे रख दिए 5 को। उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? हम ये वही बोले आपको, यही शेषफल ही संख्या बन जाती है। तो उसी संख्या को, संख्या ही आपका ये 5 है, 5 को हम किससे भाग देंगे? 3 से। कितना शेषफल बचेगा? 2 बचेगा। हो गया। बाकी आपको क्लास में क्लियर करवा दिया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और देखिए दूसरा, किसी संख्या x को p तथा q से भाग दिया जाता है तो शेषफल m तथा n प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब ये होता है कि p को x में भाग देंगे तो शेषफल m बचता है। ठीक, ये जो भागफल आया मेरा r, p को जब भाग दिए x में तो भागफल जो आया r, तो इस शब्दों का मतलब ये होता है कि जो भागफल आया ना उसको q से भाग दिया जाता है, तभी शेषफल क्या बचता है? n बचता है। इन भाषा का इस भाषा को इस रूप में व्यक्त करने का ये एक तरीका है कि p को x से भाग देंगे, जो भागफल आएगा तो उसको अगर q में भाग देंगे, q से भाग देंगे तो शेषफल n बचता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शेषफल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको देख लेते हैं। ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, अभी ऊपर में भी पढ़े, यहाँ भी सीख लीजिए। ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन है, तो अगर इसको हम ये जानते हैं हम सब कि ये हमेशा ए प्लस बी से ही विभाजित होगी। क्यों? जब एन क्या हो? ऑड हो। एन क्या हो? ऑड हो। तो शेषफल क्या बचेगा? 0। ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन बटे ए माइनस बी है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा जब एन क्या हो? एक विषम संख्या हो। अगर एन विषम संख्या होगी तो ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो रिमाइंडर 0 स्वाभाविक है बचना। ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन अगर इवन होगा तो ये ए प्लस बी से विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भी विभाजित होगा, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा। ए प्लस 1 पर पावर एन बटे ए हो, एन इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भाग देते हैं ना ए प्लस 1 पर पावर एन को ए से,
तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। a-1 पर पावर n बटे a हो, ठीक, तो रिमाइंडर तब भी एक ही बचता है जब n क्या हो, इवन हो। n यदि ऑड हो जाए, n क्या हो जाए, ऑड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, -1 या a-1। जैसे आपको अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं। देखिए a-1 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 7 पर पावर 36/8 बोले ना, तो इसको a-1 के रूप में लिखिए। तो a नीचे में क्या है आपका 8 है ना, तो 8 - 1 7 आ जाता है, ठीक। a-1 पर पावर देखिए समय, क्या ये वाला रूल लग रहा है, क्या है, समय, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देख लीजिए 7 पर पावर 35/8 किए, तो n इस बार देखिए क्या हो गया, ऑड हो गया, n क्या हो गया, ऑड हो गया, तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, -1 या 7। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन को ला के समझाना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए या ताकि जब हम आपको एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए, आपको समझ में आए, वहां पे कुछ ना कुछ समझ में आए, ताकि तभी पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए रिमाइंडर थ्योरम खत्म। अब हम सब पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए एलसीएम एचसीएफ का कुछ रूल है, उसको सीखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो ए बी सी से विभाजित हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ी, सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर ढूंढनी है, तो उसको कहते हैं हम एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो समझ जाना एचसीएफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटी से छोटी बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एल से लोवेस्ट होता है, तो समझ जाना छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो एचसीएफ। इस बात को ध्यान में रख लेना है सिर्फ। चलिए अब बात करते हैं इस पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो ए बी सी से विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ ले लो, किसका, एबीसी का, एचसीएफ ऑफ एबीसी। जो भी एचसीएफ होगा एबीसी का, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो एबीसी से विभाजित हो। चलिए अगला पॉइंट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक्स शेषफल बचे, यही है ना, ठीक। इसका क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी कोमा बी माइनस सी कोमा सी माइनस ए। एक तरीका तो ये है, या एचसीएफ ऑफ ए माइनस एक्स, प्रत्येक स्थिति में जो भी शेषफल बचता है उसको इन तीनों में घटा दें। एक बार ए माइनस एक्स कोमा बी माइनस एक्स कोमा सी माइनस एक्स घटा दें और उसका एचसीएफ निकाल दें। जो एचसीएफ आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेषफल पी क्यू आर बचे। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम सब, देखिए एचसीएफ ऑफ, देखिए ए से भाग देते हैं तो शेषफल पी बचता है, बी से भाग देते हैं तो क्यू बचता है, सी से भाग देते हैं तो आर बचता है। तो वही काम करना है, तो एचसीएफ ऑफ ए माइनस पी कोमा बी माइनस क्यू कोमा सी माइनस आर, बस खत्म हो गया। चलिए अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो ए बी सी से विभाजित होगी। छोटी से छोटी संख्या मतलब ये हो जाता है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी ले लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, हो गया, जो ए बी सी से विभाजित होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेषफल पी क्यू आर बचे। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, एलसीएम ले लेना, छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम, एलसीएम ऑफ एबीसी का आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस एक्स कर देना, माइनस क्या कर देना, एक्स। तो अब आपका ध्यान तो यहाँ आएगा ही कि एक्स होता क्या है, आप समझिए एक्स होता क्या। एक्स का मतलब होता है ए माइनस पी या बी माइनस क्यू या सी माइनस आर होता है एक्स का मतलब। एलसीएम एबीसी का निकाल लीजिए और उसमें इसको घटा दीजिए एक्स को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे, दो संख्याओं का गुणनफल, एक बच गया, हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक्स बचिए बोल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ
ए बी सी प्लस एक्स कर लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। किसका एलसीएम? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे ए बी सी से भाग देने पर। तो ये ए बी सी का एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है? एक्स शेषफल बचता है, तो उसमें जोड़ दें। एलसीएम निकालना ए बी सी का और उसमें शेषफल को जोड़ दें, आपको वह संख्या निकल जाएगा। आखिरी बचा हुआ है क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए अगले फॉर्मूले पे। क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एन संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ पर पावर एन माइनस 1। इस बात को ध्यान में रखना है। भिन्न का अगर एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम कर देना है, हो जाएगा। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। बहुपद का अगर एलसीएम निकालने बोले तो न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड ही बहुपद का क्या होता है? एलसीएम। बहुपद का एलसीएम बराबर क्या होता है? न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। आपको एग्जांपल के थ्रू चीजों को सिखा देंगे हम, अभी तब तक आप इसको ध्यान में रखिए। बहुपद का एलसीएम क्या होता है? न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणज। बहुपद का एचसीएफ क्या होता है? अधिकतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। अधिकतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए आप अब इस जगह पे आइए, इस पॉइंट पे। बहुपद का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। बहुपद का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम बराबर क्या होता है? पहला बहुपद गुना दूसरा बहुपद बटे एचसीएफ। और अगर एचसीएफ की बात करें तो प्रथम बहुपद फर्स्ट बहुपद गुना सेकंड बहुपद बटे एलसीएम हो गया। चलिए कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट्स हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। डिजिट सम क्या होता है? अर्थात संख्या के अंकों को जोड़ने वाला काम डिजिट सम कहलाता है। ठीक, अगर अंश नीचे में अगर 2 हो तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए डिजिट सम में। अगर नीचे 4 हो तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर दीजिए। अगर नीचे 7 हो तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए। अगर भिन्न के नीचे हर में 5 हो तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे। अगर नीचे 8 हो तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दे। अगर नीचे 3 6 9 हो तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझिए। डिजिट सम क्या होता है? संख्या के अंकों को जोड़ना, बात खत्म है। जोड़ के और चीजों के को आसान करना। जैसे 15 + 15 30 होता है, तो LHS बराबर RHS हमेशा होना ही चाहिए, तभी आपका डिजिट सम सेटिस्फाइड होगा, अन्यथा डिजिट सम आपका गलत है। 5 1 6, 15 को हम 6 बोल सकते हैं, 5 1 6, 15 को 6 बोल सकते हैं। 30 को क्या बोल सकते हैं? 3 + 0 3, 6 + 6 12, 12 का मतलब 3, 3 बराबर 3 है। चलिए LHS बराबर RHS सही है, तो हम 15 + 15 30 सही तभी बोल सकते जब हमारा डिजिट सम सही होगा। तो 3 बराबर 3 हम कर चुके थे, इसका मतलब ये सही है। 15 + 15 बराबर 30 होता है। डिजिट सम में एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग वाला मान यह लागू ही नहीं होता है। लगभग वाले मान, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। डिजिट सम कहाँ कहाँ लागू होता है? देखिए, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, डेसिमल, इन सभी में लागू होता है। कुछ मल्टीप्लिकेशन है जानने के लिए, जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखने होंगे, जैसे कि 37 × 3 कितना होता है? 111। 37 × 3 111। ये एग्जाम में पूछा जाता है, CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS सब में पूछा जाता है कि 37 × 3 × 5 कितना होगा? तो 555 आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। आप 37 × 3 111 याद रख लीजिए। 111 × 10 बोलेंगे तो 11010, 1110 बोलोगे। 111 × 4 बोलेंगे तो 444, 111 × 6 बोलेंगे 666। उसी प्रकार से याद रखना। 37 × 3 × 7 रहेगा तो क्या बोलना है? 111 7 777। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। 1 मिनट के लिए वेट कीजिए आप थोड़ा सा। और मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, जैसे कि 159 × 184 है ना,
ये बेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत होगा इस चीज़ में। पहले आप क्या करो बताते हैं। क्या 159 गुना 184 मल्टीप्लीकेशन सीख लो आप। 159 गुना जैसे कि 184 दिया गया है, तो आप पहले इकाई अंक को सबसे गुना कर दो, पहला काम। न चौके 36 के 6, बाकी 3, 4 पंचे 20, 3 23 के 3, बाकी 2, 4 एकम 4 2 6। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है 18। अब 18 से सबको गुना कीजिए। 18 नमो 162 का 2, बाकी 16। 18 पंचे 90, 16 106 का लिखना है 6, बाकी 10। 18 एकम 18 10 28। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। 6 का 6 प्लस 0 6 6 3 9 6 6 12 2, बाकी 1 8 1 9 2, 29,296। ठीक है, पहला प्रोसेस समझ गए। चलिए दूसरे कैलकुलेशन को देखिए। अगर 145 गुना 113 दे दे, क्या दे दे 113, स्टार मार्क कर लीजिए। आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेशन को, चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में। इस बार 2 अंकों को एक साथ उठाइए। कितने अंकों को? 2 अंकों को। 13 पचे 65 का 5, बाकी रल 6, 13 चौके 52, 6 58 के 8, बाकी 5, 13 5 18। ठीक है, आपने 2 अंकों से गुना किया है ना, तो 2 अंक को क्रॉस कीजिए। अगर 1 अंक से किए थे गुना तो 1 अंक के पास क्रॉस, 2 अंकों से गुना किए हैं तो 2 अंक के पास क्रॉस। 145 गुना 1 145। ये आपको सीजीएल में काफी मदद करेगा, सीएचएसएल में भी एमटीएस में भी। 5 एकम 5, 8 प्लस 0 8, 8 5 13 का 3, बाकी 1 4 1 5 1 6 1, 16,385। आप इस कैलकुलेशन को और इस कैलकुलेशन के तरीके को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।